हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, झारखंड जुडिशरी का जो एग्जाम है वो 10 मार्च को कंडक्ट होने वाला है। 10 मार्च उसकी डेट है, तो टाइम भी कम है। इससे पहले वीडियो में मैंने झारखंड के सिलेबस को डिस्कस किया था और बताया था कि जल्दी ही नोटिफिकेशन आ जाएगा और जल्दी से डेट भी अनाउंस हो जाएगी। तो डेट भी अनाउंस हो गई। इस टाइम आप सभी लोगों के पास टाइम है कि क्विक रिवीजन किया जाए, स्मार्ट स्टडी की जाए और चीजों को समझा जाए। जितना भी हो सके ज्यादा से ज्यादा आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करें, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखें और क्विक रिवीजन करें बेरक का। और बेरक में एक एक चीज को आसानी से देखें, अच्छे से देखें। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम करेंगे भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की बात। आप जानते हैं कि झारखंड जुडिशरी में प्रीलिम्स के एग्जाम में जो है कॉन्टैक्ट एक्ट को मालूम किया जाता है, संविदा अधिनियम से क्वेश्चंस आते हैं। तो हम सबसे पहले भारतीय संविदा अधिनियम का ओवरव्यू लेते हैं और डेली हम डिस्कस करेंगे और इसका हम क्विक रिवीजन करेंगे। एक तरफ हम क्विक रिवीजन करेंगे, साथ ही साथ जो हमने रिवीजन किया है उसके रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव को भी हम सोल्व करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 है, इसका जो एक्ट नंबर है वो 9 है। कई बार क्वेश्चंस आता है, मालूम कर लिया जाता है कि इस अधिनियम का एक्ट नंबर क्या है। तो इसका एक्ट नंबर जो है वो 9 है और इसको जो एसेंट मिली थी गवर्नर जनरल की वो 25 अप्रैल 1872 को मिली थी। इसमें जो चैप्टर है 11 चैप्टर है। इसी के बाद अगर जो हम बात करें धाराओं की, तो याद रखना कि जिस टाइम भारतीय संविदा अधिनियम 1872 बना था तो इसमें मूल धाराएं जो थी वो 266 थी, लेकिन वर्तमान में जो है इसमें 238 धाराएं हैं। इन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। आप जैसा जानते हैं कि इसका जो परिवर्तन हुआ था, ये जो एनफोर्स हुआ था 1 सितंबर 1872 को हुआ था। और यहाँ पे अगर जो मैं बात करूं मूल अधिनियम में जो थे वो कितने 11 अध्याय थे, लेकिन वर्तमान में भारतीय संविदा अधिनियम में जो है 9 अध्याय हैं और 2 अध्याय जो है इसके वो निश्चित हो गए हैं, यानी कि उनको रिपील कर दिया गया है। जो भारतीय संविदा अधिनियम का चैप्टर नंबर 7 है और चैप्टर नंबर 11 है, इसको जो है रिपील कर दिया गया है। अगर जो मैं बात करूं चैप्टर नंबर 7 की, तो चैप्टर नंबर 7 का जो विस्तार था वो 76 से लेकर जो था 123 तक था, यानी कि धारा 76 से लेकर 123 तक जो था अध्याय 7 था। अब इस अध्याय को रिपील कर दिया गया और इसकी जगह एक नया कानून बना दिया गया, भारतीय माल विक्रय अधिनियम 1903 नियम इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है 1930 को बना दिया गया है। पहले ये चैप्टर नंबर 7 में इसके रिगार्डिंग प्रोविजन थे और इसको रिपील करने के बाद जो है अब नया एक्ट बना दिया गया। और इसी के बाद बात करूं मैं चैप्टर 11 की, जिसका विस्तार जो था 239 से लेकर 266 था, इसको रिपील कर कर इसकी जगह जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना दिया गया, यानी कि भारतीय भागीदारी अधिनियम 1872 को जो है अधिनियमित किया गया। तो इस तरीके से हमने देखा एक्ट नंबर 9 है, एसेंट मिली 25 अप्रैल 1872 को। मूल अधिनियम में 11 अध्याय थे, वर्तमान में जो है 9 अध्याय हैं, 2 अध्याय इसके रिपील कर दिए गए। कुल धाराएं जो है मूल धाराएं 266 थी, वर्तमान में 238 धाराएं हैं जो। और ये लागू जो हुआ, एनफोर्समेंट जो हुआ इसका 1 सितंबर 1872 को हुआ। इसी के बाद मैंने बताया कि जो चैप्टर 7 है इसका विस्तार जो था वो धारा 76 से लेकर 123 तक था। अब ये चैप्टर को रिपील कर दिया गया और इसकी जगह माल विक्रय अधिनियम 1930 जो है इसको अधिनियमित किया गया। और वहीं चैप्टर 11 जिसका विस्तार धारा 239 से लेकर 266 तक था, तो रिपील करके इसके स्थान पर जो है भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 को जो है अधिनियमित किया गया। अब इसके बाद हम करते हैं प्रियम्बल की बात, प्रस्तावना की बात। कई बार प्रस्तावना से क्वेश्चन आ जाता है, आपसे मालूम कर लेगा कि ये प्रस्तावना जो है क्या कहती है। वहां पर आपको वर्डिंग दे देगा, डिफाइन लिख देगा, अमेंड लिख देगा, कंसोलिडेट लिख देगा। तो याद रखना भारतीय संविदा अधिनियम की धारा में दो शब्दों का प्रयोग हुआ है, परिभाषित और संशोधित, यानी कि भारतीय संविदा अधिनियम का जो उद्देश्य है वो इस अधिनियम को परिभाषित करना और संशोधित करना है, यानी कि डिफाइन एंड अमेंड। अमेंड है, एक शब्द देगा यहाँ कंसोलिडेट, यानी कि समीकरण। तो समीकरण इसका उद्देश्य नहीं है। इसी के साथ हम बात करेंगे सेक्शन 1 की। तो सेक्शन 1 जो है वो 3 चीजों के बारे में बताता है, इसके शॉर्ट टाइटल को बताता है, इसके एक्सटेंट को बताता है और इसके कमेंसमेंट को बताता है। तो इसका शॉर्ट टाइटल जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है। और इसके अगर जो मैं बात करूं एक्सटेंशन की, विस्तार की, तो इसका विस्तार जो है होल ऑफ इंडिया है, संपूर्ण भारत पर इसका विस्तार है।
और इसी के साथ अगर जो मैं बात करूं इसके कमेंसमेंट की, तो याद रखना 1 सितंबर 1872 से जो है ये लागू हुआ। इसी के बाद हम अगर जो सेक्शन 2 की बात करें, धारा 2 की बात करें, तो धारा 2 जो है वो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, यानी कि निर्वचन खंड है, और जो ए से लेकर जे तक है, यानी कि कै से लेकर अण तक है। तो यहाँ पे हम धारा 2 की बात कर रहे हैं और ये इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, इंटरप्रिटेशन करती है। तो 2A की जब हम बात करें तो ये प्रोपोजल को बताता है, प्रस्तावना को बताता है। अब जानते हैं कि प्रोपोजल होता क्या है। कि प्रोपोजल ये होता है कि जब एक व्यक्ति किसी बात को करने या ना करने की अपनी रजामंदी किसी दूसरे के सामने अभिव्यक्त करता है, और इस इंटेंशन के साथ करता है कि दूसरे की अनुमति अभी प्राप्त करे, तो वो क्या करता है, प्रस्थापना करता है। तो प्रस्थापना के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। एक तो एक व्यक्ति कुछ करने या ना करने की अपनी रजामंदी किसी दूसरे के सामने रखे, और इसका उद्देश्य जो हो उसकी अनुमति अभी प्राप्त करना हो, तो ये प्रस्थापना कहलाता है। और 2B में जो है वचन के बारे में बात बताई, प्रोमिस के बात बताई। तो याद रखना, जब प्रोपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या करता है, वो प्रोमिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो याद रखना कि किसे कहते हैं, प्रतिगृहित प्रस्थापना को वचन कहते हैं। तो सी जो है ये वचनदाता और गृहीता के बारे में बताता है, यानी कि वचनदाता और वचन गृहीता, यानी कि प्रोमिजर एंड प्रोमिजी के बारे में बताता है। तो प्रोमिजर जो है जिसे हम वचनदाता कहते हैं, प्रोमिजर वो होता है जो करता है, यानी कि जो प्रपोजल करता है। और जो प्रोमिजी है, वचनदाता वचन गृहीता जो है एक वचनदाता होता है, यानी कि जो प्रपोजल रखता है। और जिसके सामने प्रपोजल रखा जाता है उसको हम कहा जाता है वचन गृहीता, यानी कि जो जिसके सामने प्रपोजल रखा गया है उस प्रपोजल को जो एक्सेप्ट करता है, अपनी अनुमति जो देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोमिजी बोलते हैं। और 2D में हमने कंसिडरेशन का बताया, प्रतिफल बताया। और प्रतिफल का सामान्य अर्थों में अगर जो आप समझोगे तो सीधी सी बात होती है कि जो हम दे रहे हैं उसका बदला जो हमें मिल रहा है वो कंसिडरेशन कहलाता है। मेरे पास एक पेन है, मैं ये पेन आपको 10 रुपए में बेचता हूँ, तो मैं आपको पेन दे रहा हूँ, उसके बदले मुझे 10 रुपए जो मिल रहे हैं, तो और आपको 10 रुपए के बदले पेन मिल रहा है, तो आपको जो है पेन प्रतिफल है, मेरे लिए 10 रुपए प्रतिफल है। और प्रतिफल जो हो सकता है वर्तमान हो सकता है, भूत हो सकता है, और भविष्यकालीन भी हो सकता है, भारतीय संविदा अधिनियम के अनुसार। और कोई अजनबी व्यक्ति भी प्रतिफल जो है दे सकता है। इसके साथ जो है अगर जो हम बात करें करार की बात, एग्रीमेंट की, तो ई में बताया, तो कहा इसमें हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल हो वो करार हो, यानी कि चाहे एक प्रोमिस हो या सेट ऑफ द प्रोमिस हो, जो क्या कराता हो, एक कंसिडरेशन का प्रोवाइड करा रहा हो टू ईच अदर, तो इसको क्या कहते हैं, करार कहते हैं। तो करार के लिए वचन होना चाहिए, या तो एक वचन हो या वचनों का संवर्ग हो, लेकिन एक दूसरे को जो है वो प्रतिफल जो है प्रोवाइड करा रहे हो, तो इसको कहा जाता है करार। इसी के साथ वैतिकारी वचन को 2F में बताया। 2G में जो है किसको बताया, वॉइड एग्रीमेंट को बता दिया। तो याद रखना, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जिसको हम लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं करा सकते, तो वो कहे, वो शून्य करार कहलाता है। यानी कि वॉइड एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट जो विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, जो लॉ के द्वारा जिसको हम लागू नहीं करा सकते, वो शून्य कहलाएगा। संविदा की अगर जो हम बात करें, कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, तो कहते हैं यहाँ पे कि भैया विधि द्वारा परिवर्तनीय करार जो है संविदा, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट जिसको हम लॉ के द्वारा जो है एनफोर्स करा सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है, संविदा। और इसी के साथ हम बात करते हैं 2I की, ये शून्य करनीय संविदा की बात बताता है, वोइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की बात बताता है। तो वोइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ये होता है जब किसी संविदा के दो पक्षकार हों, एक पक्षकार के आधार पर तो उसको लागू कराया जा सकता है, दूसरे पक्षकार के आधार पर लागू नहीं कराया जा सकता, तो ये क्या कहलाता है, ये जो है शून्य करनीय संविदा कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, ए के पास एक प्लॉट है, बी इस प्लॉट को खरीदना चाहता है, बी जाता है ए के टेबल पर रिवॉल्वर रखता है और ए से जो है उस पर बैनामा करा लेता है, उसकी कंसेंट करा लेता है। हम जानते हैं कि संविदा के लिए फ्री कंसेंट होनी चाहिए। अब बी तो बैनामा दिखा रहा है, जी मैंने बैनामा करा दिया, लेकिन ए की जो कंसेंट ली गई थी वो कोर्सन के द्वारा ली गई थी, प्रिपेडर के द्वारा ली गई थी। तो इसलिए यहाँ पर कह दिया जाएगा, यहाँ पर क्या कहा जाएगा कि भैया बी के ब्याह पर तो इसे लागू कराया जा सकता है, ए के ब्याह पर नहीं, क्योंकि ए का जो कंसेंट था वो फ्री नहीं था। इस तरीके से हमने जो है देख लिया, भारतीय संविदा अधिनियम को देख लिया। कल को फिर इसका नया वीडियो आ जाएगा, इसी तरीके से हम क्विक रिवीजन करेंगे। और उम्मीद करता हूँ जो भी पार्टिसिपेंट है, जो भी बच्चे जो हैं एग्जाम में बैठे, सबका एग्जाम जो है क्रैक हो, यही दुआ है। और ऐसी ही मेरी भावनाएं हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। अगर जब वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।